भारतीय इतिहास के अंतर्गत जब आप मध्यकाल का अध्ययन करते होंगे तो अक्सर जो वहाँ का फिनेंशियल सिस्टम है, जो वहाँ की वित्त व्यवस्था है मध्यकाल में, जैसे दिल्ली सल्तनत में, मुग़ल काल में, तो एक प्रकार का टैक्स उसको आप अक्सर पढ़ते होंगे। और वो टैक्स जो है वो अक्सर ये बताया जाता है कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, उत्पीड़न के लिए लगाया जाता था। हिंदुओं के लिए एक प्रकार से वह टैक्स अत्याचार का प्रतीक बन गया था, अन्याय का प्रतीक बन गया था, शोषण का प्रतीक बन गया था। तो वो जो टैक्स है जिसको हम जजिया कहते हैं या जिजिया कहते हैं, थोड़ा उसको समझने की आवश्यकता है विद्यार्थियों को। ख़ास तौर से जो नए विद्यार्थी हैं उनको ये बात समझने की ज़रूरत है। और कभी कभी हमने ये देखा है बच्चों में कि बच्चे मेंस भी लिखाते हैं, आईएएस मेंस भी लिख दिया, इंटरव्यू भी दे आए, लेकिन जजिया का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। क्योंकि जब आप आईएएस इंटरव्यू में जाते हैं, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल होता है, तो स्वाभाविक है कभी कभी बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछ लेते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आपकी अवधारणाएँ स्पष्ट होनी चाहिए। तो जजिया को समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी हमने बताया कि जजिया, इसको जिजिया भी कहते हैं, दोनों एक ही कर हैं। कोई आपको ऐसा नहीं समझना है जजिया अलग है, जिजिया अलग है। तो पहली जो सामान्य सी बात आपको समझनी है कि जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है, यानी ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है। गैर मुसलमान जैसे हिंदू हैं, ईसाई हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, उन पर लगाया जाता है। और ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं इनको जिम्मी कहा जाता है। जिम्मी ये एक शब्द ज़रूरी होता है मध्यकाल को समझने के लिए। यानी जजिया कर जो है वो जिम्मियों पर लगाया जाता है, नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है, हिंदुओं पर, अन्य धर्म के लोगों पर ये लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लगाया जाता है। तो दूसरी बात आपको ये समझना है कि यह एक सिक्योरिटी टैक्स था, सुरक्षा कर था। सिक्योरिटी टैक्स सुरक्षा कर था। जैसे इस्लामी दुनिया में जो सेना होती थी, जो राज्य की रक्षा करती थी, लोगों की रक्षा करती थी, उसमें सिर्फ इस्लाम धर्म के अनुयायी ही भागीदारी कर सकते थे। जो गैर मुस्लिम है वो सेना में नहीं रह सकते। तो गैर मुसलमानों की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, गैर मुसलमानों के धर्म की सुरक्षा के लिए उनसे टैक्स लिया जाता था, सिक्योरिटी टैक्स लिया जाता था, जो बाद में शोषण का प्रतीक बन जाता है, अन्याय का प्रतीक बन जाता है। उसका रीज़न भी है कि बहुत सारे सुल्तानों ने बहुत कठोरता से वसूला, दमन किया, और जिन्होंने ये टैक्स नहीं दिया उनके साथ बहुत कठोर दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। तो ये जो सुरक्षा कर है ये आपको ध्यान में रखना है। अब जजिया को थोड़ा सा विस्तार से समझने के लिए जो दिल्ली सल्तनत है या मध्यकाल में जो फिनेंशियल सिस्टम है, थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर आप दिल्ली सल्तनत में देखें, दिल्ली सल्तनत में जो यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम है, जो वित्त व्यवस्था है, फिनेंशियल सिस्टम है, उसको थोड़ा सा समझिए। पहला पॉइंट तो ये समझना है कि ये पूरा का पूरा जो फिनेंशियल सिस्टम है, वित्त व्यवस्था है, वो हनीफी विचारधारा पर आधारित है। हनीफी विचारधारा पर आधारित है। अब ये हनीफी विचारधारा क्या है? जैसे आपने खलीफा के बारे में पढ़ा होगा, सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी। और वैसे ही इस्लाम धर्म में 4 इमाम माने जाते हैं, और ख़ास तौर से सुन्नी संप्रदाय में।
सुन्नी संप्रदाय में 4 इमाम माने जाते हैं। उनके नाम चाहे तो आप वनडे एग्ज़ाम्स के लिए नोट कर सकते हैं। उसमें एक है अबू हनीफ़ा, और दूसरे हैं मालिक, तीसरे हैं साफ़ई, साफ़ई आप ऐसे लिख लें हिंदी में, साफ़ई, ये आपके हैं मालिक, ये आपके हैं हनीफ़ा, और चौथे हैं हनबल। हनबल ये 4 नाम आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के 4 प्रमुख इमाम कौन से हैं, इमाम, तो ये जो 4 प्रमुख इमाम हैं, ये एक प्रकार से जो इस्लाम धर्म का न्याय शास्त्र है उसके बारे में बहुत काम करते हैं, और इन्हीं की विचारधारा पर सारी इस्लामी दुनिया में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। दिल्ली सल्तनत में जो फाइनेंशियल सिस्टम लागू हुआ वो अबू हनीफ़ा के विचारों के आधार पर लागू हुआ। तो ये वित्त व्यवस्था हनीफ़ी विचारधारा के आधार पर लागू थी। इसमें जो कर प्रणाली थी, टैक्सेशन सिस्टम था, 2 प्रकार के कर लगाए जाते थे। पहला तो धार्मिक कर है, और जिसको कहते हैं ज़कात। क्या कहते हैं? ज़कात। और ये सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मुसलमानों से लिया जाता है। मुसलमान जो अपनी आमदनी का वो 2.5%, कितना? 2.5% वो देंगे, उसे हम ज़कात कहेंगे। सभी को नहीं देना होता था। एक इसमें ये माना जाता था कि जिनकी आय इतनी है उनको ही देना है, यानी एक मिनिमम लिमिट लगा देते थे, न्यूनतम सीमा लगा देते थे, और इस सीमा को कहते थे निसाब। क्या कहते थे? निसाब। निसाब। तो ज़कात तो एक धार्मिक कर था, मुसलमानों को देना होता था। दूसरा जो कर है वो धर्मनिरपेक्ष प्रकार के थे, सेकुलर टैक्स थे, धर्मनिरपेक्ष कर। और इसमें से पहला जो है वो है खराज। खराज ये एक प्रकार से लगान था, भूमि कर था, जो नॉन मुस्लिम्स से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता है उसको कहते हैं उस्र। उसको कहते हैं उस्र। उस्र कहते हैं। और ये खराज जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता है, और ये लगभग जो टोटल प्रोडक्शन था, कुल जो उत्पादन था उसका 1/3 से लेकर के 1/2 तक था, सामान्य रूप से 1/3। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको 50% पर लागू कर दिया था। तो ये खराज। दूसरा है खम्स। इसको खुम्स भी कहते हैं, खम्स या खुम्स। अब खम्स और खुम्स क्या है? खम्स क्या है कि जो जैसे युद्ध हुआ तो युद्ध में लूट मार भी हो रही, लूटा गया धन, तो लूटा गया जो धन है उसको खम्स कहते थे। इसको डिवाइड कैसे करना है? हनीफी विचारधारा में ये बताया गया है कि 1/5 वो सुल्तान रखेगा और 4/5, 4/5 वो बांट दिया जाएगा, जो सैनिक हैं उनके मध्य बांट दिया जाएगा। 1/5 राजकोष में राजा के उपयोग के लिए, सुल्तान के उपयोग के लिए रखा जाएगा। तो दूसरा है खम्स या खुम्स, और तीसरा जो है वो जजिया है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सारे कर आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मेंस के लिए भी अगर आपको अर्थव्यवस्था पर लिखना होगा, टैक्सेशन सिस्टम पर लिखना होगा, तो ये थोड़ी सी बात समझे बिना आपको अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये तो हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है।
कुछ भी आ सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, कोई भी फैक्ट वहाँ से जुड़ सकता है। तो आपको खराज, खम्स, जजिया सब करना है। अब देखिए, जजिया को पहले ही हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि जजिया क्या है, एक प्रकार का सेफ्टी टैक्स है जो जिम्मियों से लिया जाता है, गैर मुसलमानों से लिया जाता है। अक्सर मैंने देखा, जो अनुभव है लंबे समय से आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाने का ISBCS के लिए, उसमें हमने देखा, जब भी मैंने पूछा कि जजिया धार्मिक कर है या धर्मनिरपेक्ष कर है, किताबों में भी अक्सर गलत मिल जाता है, हमने देखा है, तो उसमें लिखा रहता है कि जजिया धार्मिक कर है। ये आंसर गलत होता है। जजिया कैसा कर है? जजिया धर्मनिरपेक्ष कर है, धार्मिक आधार पर लगाया गया, क्योंकि इस्लामी दुनिया में गैर मुस्लिम सेना में नहीं आ सकते, राज्य की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, उनको नहीं लिया जाता था। तो उनके जीवन की रक्षा के लिए, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए ऐसा लगाया गया। बाद में चूँकि अन्यायपरक तरीके से इसको वसूला जाने लगा, सख्ती से वसूला जाने लगा, तो ये शोषण का प्रतीक बन जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जजिया धर्मनिरपेक्ष कर है, सेकुलर टैक्स है और फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस इसको लिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जजिया के बारे में। अगर आप इसको देखें पूरे दिल्ली सल्तनत में या मध्यकाल में पूरा अगर आप देखें भारतीय संदर्भ में, जहाँ से आपके वनडी एग्ज़ाम्स में प्रीलिम लेवल पर प्रश्न आते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया। भारत में सबसे पहली बार जजिया कर लगाने वाला जो सुल्तान है वो है मोहम्मद बिन कासिम। सिंध में लगाता है, सिंध में देवल के लोगों पर लगाता है। और ये जो कर लगता है, ये जो वयस्क पुरुष है, मेल है, जो नौजवान लोग हैं, उन पर ही लगता है, महिलाओं पर नहीं लगेगा, बच्चों पर नहीं लगेगा, वृद्धों पर नहीं लगेगा, विकलांगों पर नहीं लगेगा, जो नियम के अनुसार। अब अन्याय करना है तो आप किसी पर लगाइए, कैसे भी वसूलिए, लेकिन ये सब पर नहीं लगाया जाता था। दूसरी बात यह भी था कि हनीफी विचारधारा में अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है, आप उच्च वर्ग के हैं तो ज़्यादा देंगे आप, अगर आप मध्य वर्ग के हैं तो कम देंगे आप, निम्न वर्ग के हैं तो और कम देंगे आप। तो यह भी इसमें वर्गीकरण बना हुआ था। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने 48 दिरहम यानी अरब की मुद्रा के हिसाब से, और जो बीच के वर्ग हैं उनको 24 दिरहम, और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको 12 दिरहम देने की बात उन्होंने की। तो ये सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लगाते हैं देवल में, सिंध प्रांत में। सिंध की विजय के बाद उनका अपना शासन स्थापित होता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ब्राह्मण या ब्राह्मणों पर नहीं लगाया। एक नई प्रकार की पॉलिसी का इजाद करता है मोहम्मद बिन कासिम। यानी इसके पीछे मंशा ये थी कि जो अभी अभी उनका राज्य स्थापित हुआ है, राजा दही पर उन्होंने विजय प्राप्त किया है, और जो ब्राह्मण वर्ग है उस समय सिंध में वह प्रभावी है, तो उससे सामंजस्य बनाने का दृष्टिकोण, उनको मिलाकर रखने का दृष्टिकोण, उन पर लगाया भी नहीं, और ये जजिया वसूलने का अधिकार भी इन्हीं लोगों को दे दिया अधिकांशतः। तो इससे क्या हुआ, एक सामंजस्य की नीति हो रही है, गठजोड़ की नीति हो रही है। जो विद्रोह की संभावना है वो लगभग, जब आपने उच्च वर्ग को मिला लिया, प्रभावशाली वर्ग को मिला लिया, तो आप के प्रति जो असंतोष है वो विद्रोह में नहीं बदल पाएगा। और मोहम्मद बिन कासिम की इस नीति को आप अकबर में आगे जा कर के देखेंगे, अकबर भी ऐसे ही सामंजस्यता की नीति अपनाता है। आगे चल कर के दिल्ली सल्तनत में आपसे पूछा जाता है कि किसने लागू किया, तो वो फिरोज शाह तुगलक, नाम आप नोट कर लेंगे, फिरोज तुगलक इसको लागू करता है और कठोरता से वसूलता है, कठोर दृष्टिकोण अपनाता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या किया कि जो ब्राह्मणों पर ये पहले नहीं लागू हुआ था, इसने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। बहुत पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार किसने लगाया, तो तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। आगे आप देखेंगे कि ये जजिया कर चलता रहता है, और जब मुग़ल काल आता है तो मुग़ल काल में अकबर का जब शासन आता है, और अकबर ने जब पूरी बात देखी, पूरी बात समझी, तो जो गैर मुस्लिम वर्ग हैं उनसे सामंजस्य बिठाने के लिए
राजपूतों से सामंजस्य बिठाने के लिए उन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया। तो मुग़ल वंश में आपसे पूछा जाता है किसने जजिया को समाप्त किया, तो समाप्त करने वाला जो मुग़ल वंश का बादशाह है वो है अकबर। अकबर ने इसको समाप्त किया। कभी कभी छोटे स्तर के एग्ज़ाम में ईयर वगैरह पूछ लेते हैं, तो 1564 ईस्वी में समाप्त किया। आगे अकबर फिर इसको 1575 में 1575 में फिर लागू कर देता है अकबर, लेकिन फिर बाद में 1579-80 में 1579-80 में इसको हटा लेता है। बाद में औरंगजेब इसको फिर लागू करता है। औरंगजेब इसको लागू करता है। (1679) में। तो आपसे पूछा जाता है कि किस मुग़ल बादशाह ने जजिया कर हटाया, तो अकबर ने। और औरंगज़ेब क्या करता है, जजिया को फिर से आरोपण कर देता है, और इस तरह से जजिया जो है वो लगा रहता है। बाद में आप देखेंगे कि इसको जहांदार शाह हटाता है, घोषणा करता है। बहुत लंबा उसका शासन नहीं रहता है, जहांदार से नहीं, आप लेटर मुग़ल्स कह सकते हैं। बाद वाली जो मुग़ल हैं उनमें आप जैसे आप बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये आरंभिक मुग़ल हैं। तो उनमें ये आता, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। फ़र्रुखशियर इसको हटा देता है, लेकिन फ़र्रुखशियर फिर लागू कर देता है। लेकिन फाइनली 1720 में 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला इसको पूरी तरह से हटा देता है। तो ये बात आपको दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के बारे में ध्यान रखना है। जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय राजवंश था उन्होंने भी जजिया कर लगाया। जैसे कश्मीर में सिकंदर शाह ने लगाया, बाद में उनके बेटे जैनुल आबिदीन ने उसको हटा दिया। जैनुल आबिदीन इम्पॉर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, उन्होंने जजिया हटा दिया। और ऐसे ही कुछ कार्यों के कारण उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। इसके बाद गुजरात में देखा गया कि वहाँ लगाया गया, अहमद शाह ने लगा दिया। तो प्रांतीय राज्यों में भी जजिया कर लगाया गया है। तो इस प्रकार से आप जजिया को समझेंगे कि जजिया का अर्थ क्या है, कब लगाया गया है, किस विचारधारा पर लगाया गया है, और उन पॉइंट्स को नोट करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में या पहली बार कब लगा, दिल्ली सल्तनत में किसने लगाया, मुग़ल काल में किसने लगाया, और फाइनली इस कर को किसने हटाया।